हेलो बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है ये फिजिक्स के डेरिवेशन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया था और आज के इस लेक्चर में हम दो डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है। पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है। और दूसरे डेरिवेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल का। ठीक है। मतलब दोनों ही जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अ, दो पॉइंट है जो समझना जरूरी है। ठीक है। डेरिवेशन करने से पहले पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा समझेंगे 2-3 मिनट के अंदर और फिर हम डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट साइज। ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है। इससे आर डिस्टेंस पर इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस जगह पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। तो हमें ये बात पता है, आई होप कि तुम्हें ये पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो ये जो मेरे पास सोर्स चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू क्यू अपॉन जिस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं वहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अब अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इससे रेडियली जो ये जो लाइन ज्वाइन करा इससे ये सीधा आउटवर्ड होगा। और अगर ये मेरा नेगेटिव चार्ज रहता, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो इनवर्ड हो जाता। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस फॉर्मूला को तुम ध्यान रखना कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट चार्ज का तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास दो चार्ज आ जाता है, एक और चार्ज आ जाता है और इन दो चार्ज के सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि पहले फर्स्ट वाले चार्ज के लिए निकालना होगा, फिर सेकंड वाले चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हमें इनके बीच का सेपरेशन चाहिए रहेगा। तो मान लेते हैं इसका सेपरेशन हम R1 ले लेते हैं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें देना होगा। ठीक है। इसे हम E1 लिख लेते हैं और इन दोनों की वजह से फिर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि इस डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड फिर हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। और उसका इस्तेमाल करेंगे डिराइव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। अब डाइपोल क्या होता है इस चीज को हम समझ लेते हैं जरा। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल इन नेचर, सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर। अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ चार्ज है जिसमें दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेट्स से Q एंड Q, बट इनका नेचर जो है ऑपोजिट है, यानी एक माइनस चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये जो सिस्टम होता है चार्ज का ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन जो होता है वो जनरली हम 2a लेते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों 2a क्यों लेते हैं? हम इसे L भी ले सकते थे या सिर्फ A ले सकते थे या X ले सकते थे। तो कन्वेंशनली हम ऐसा लेते हैं, मानते हैं, ताकि हमें डेरिवेशन करते वक्त आसानी पड़े। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मान लो कि यहाँ हम सेंटर ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है। यहाँ सेंटर है, सेंटर O है। ठीक है। जो कि डाइपोल का सेंटर होता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज तक का जो दूरी है ये लेंथ a हो जाता है और नेगेटिव चार्ज तक का दूरी जो है इसे भी हम a लेंथ मान लेते हैं। ठीक है। अगर मान लो हम ये नेगेटिव चार्ज को पॉइंट a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका जो पोजीशन है वो a है और पॉजिटिव चार्ज का b है, तो यहाँ पर OA इज इक्वल OB जो है ये इक्वल लेंथ का होगा और इनका जो लेंथ डिस्टेंस जो होगा वो a होगा। क्लियर?
और यहाँ जो ए बी जो लेंथ होगा ना, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल। और लेंथ ऑफ डाइपोल कितना होता है? तो 2a होता है हमारा लेंथ ऑफ डाइपोल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना सा पॉइंट है। तो ये यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझ लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्लियर है? तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉइंट क्लियर होता है। क्लियर? अब एक और पॉइंट है हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं, जो कि है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट क्या चीज है? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ ना, इसका जो स्ट्रेंथ होता है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है, इसके बारे में जो क्वांटिटी हमें बताता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमारा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, डायपोल में निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, तो ये मेरा डायपोल मोमेंट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना डायपोल मोमेंट का, वो होता है चार्ज, जो कि दोनों चार्ज में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, Q इनटू लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे Q इंटू 2a। समझ में आ गया? और अगर तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तुम लिख सकते हो कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। बात समझ में आया है ना? आसान है काफी। अब देखो जरा, यहाँ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आगे हम इस चीज को सीखेंगे। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम ये बात देखेंगे कि हम एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो एक्सियल लाइन होता क्या है? तो ये जो डाइपोल का जो ये एक्सिस है ना, इस पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, और इस एक्सियल लाइन पर किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर हम और इसको नाम देते हैं पॉइंट पी। इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पॉइंट। और जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को समझाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक चार्जेस से अगर ज्यादा है, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो हम सिंगल सिंगल चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे सीखेंगे, डेरिवेशन जब करेंगे तो वहां समझेंगे। क्लियर? अब अगला जो हमारा है वो है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? तो डाइपोल के सेंटर पर परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइन खींच दिया जाए, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। आई होप कि तुम्हें ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला डेरिवेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इस लेक्चर में मैंने तुम्हारे लिए नोट्स के साथ लेक्चर बनाया है। ठीक है, तो तुम एग्जाम में जब लिखोगे तो इन नोट्स का इस्तेमाल तुम डायरेक्ट कर सकते हो। इसे तुम अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, इसे प्रैक्टिस कर लो और तुम इस तरीके से ही लिख करके एग्जाम में आना। क्लियर है? हम सीधा, हमारा जो फोकस रहेगा यहाँ पर वो सीधा डेरिवेशन की तरफ रहेगा। तो हम थ्योरेटिकली ये लिखा हुआ जो है ये मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा कि तुम्हें डिराइव किस तरीके से करना है। ओके, तो अगर हमारे पास आता है कि हमें एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें एक डायपोल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पॉइंट करना पड़ेगा हमने डायपोल में क्या क्या ले रखा है। तो ये जो मेरा ग्रीन वाला है इसे हम लिखते हैं निगेटिव क्यू चार्ज, और ये हमारा जो है वो प्लस क्यू चार्ज है। ओके, नेगेटिव क्यू चार्ज का पोजीशन मैं दे रहा हूँ ए, और पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन जो है वो बी है। यहाँ ये रहा डायपोल का सेंटर जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा ओ से। ठीक है, और डायपोल का लेंथ तुम्हें पता है कि डायपोल का लेंथ हमें क्या लेना है? तो डायपोल का लेंथ हमारा जो होता है वो होता है 2a। क्लियर? तो यहाँ से कुछ पॉइंट हम अलग सेपरेट कर लेते हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे डेरिवेशन के टाइम। तो जैसे यहाँ पर अपने पास जो ए बी लेंथ हो गया वो हो गया 2a, और ए से ओ जो लेंथ है और ओ से बी जो लेंथ है ये दोनों लेंथ बराबर होता है, ये होता है ए के बराबर। तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक
एक्सियल लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें इसी एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया और इसे, इसका जो पोजीशन है इसे मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये जो P है इसका लेंथ हमें लेना होता है सेंटर से। ठीक है? तो ये जो P पॉइंट है जहां पर हम डाइपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका जो लेंथ होगा ना सेंटर से, इसे हम लेते हैं R। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये जो लेंथ है OP, ये हमारा R लेंथ है। समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा और निगेटिव चार्ज से भी। तो हमें क्या चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का दूरी और निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का दूरी हम पहले कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का जो दूरी होगा ये क्या होगा, तो ये हमारे पास है यहाँ पर बीपी। बीपी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर ओपी लेंथ, तुम फिगर में ध्यान से देखना, इधर ध्यान दो। ठीक है? ओपी में से अगर हम ओबी माइनस कर दें, ओपी लेंथ से अगर हम ओबी लेंथ माइनस कर दें तो हमें बीपी मिल जाता है। ठीक है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये ओपी मेरा आर है माइनस ए। तो मेरे पास जो बीपी लेंथ निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर माइनस ए आ रहा है। क्लियर है? ये हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास जो बीपी लेंथ है ये क्या है, आर माइनस ए है। और इसे हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे आर माइनस ए के साथ। ठीक है? अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं निगेटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का दूरी। ठीक है? तो ये जो लेंथ रहा हमारे पास, ये हमारा लेंथ है जो वो है एपी। और एपी को हम लिख सकते हैं ए ओ, ए से ओ तक का डिस्टेंस प्लस ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस। ठीक है? ए ओ जो हमारे पास है हमने पहले ही निकाल रखा है, ये ए है और ये प्लस हो जाता है आर। ठीक है? तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे आर प्लस ए। अब ए प्लस आर लिखो या आर प्लस ए लिखो, इसमें कोई फर्क पड़ना तो है नहीं। ठीक है? अब हमारा एक काम तो हो गया, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P एंड पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। दोनों को हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ आता है? बढ़िया। ध्यान दो जरा इधर, हमारे पास जो निगेटिव चार्ज है इसके वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं वो हम ले रहे हैं E1। ठीक है? कहाँ पर? पॉइंट P पर। अब जरा तुम ध्यान दो, ये जो निगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड जो होता है टुवर्ड निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है? तो ये रहा, ये जो ग्रीन कलर से ये दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है? जो कि निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से। और E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो सेपरेशन है, तो हमारे पास सेपरेशन है R प्लस ए का स्क्वायर। समझ में आ गया? यानी A टू P, A से P का लेंथ जो है। ठीक है? अब E1 का जो डायरेक्शन होगा ना, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, तो अलोंग AP, A से P की तरफ। या तुम ऐसा सॉरी 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 P टू A, P टू A, या तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इस केस में हमारे पास? समझ में आया? अब हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो कि बी पॉइंट पर मेरा प्रेजेंट है। ठीक है? एट पॉइंट पी, पी के ऊपर। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो किस तरफ होगा, वो आगे की तरफ होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी तुम्हें। ठीक है? तो ये जो है ये बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसे हम लिखेंगे E2। क्या लिखेंगे? E2। और E2 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन। अब B से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, R माइनस ए। तो हम यहाँ लिखेंगे R माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है? और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग BP। इसका डायरेक्शन होगा अलोंग BP। बात समझ में आया? है ना काफी आसान? ठीक है? तो हम E1 कैलकुलेट कर लिए, E2 कैलकुलेट कर लिए। अब इनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो वहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरा ध्यान से समझना, पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और E1 जो लग रहा है
वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान करो, तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, तो जो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है, लेट से आर है तो आर स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, चार्ज से पॉइंट के बीच का सेपरेशन, यानी कि ये जो डिस्टेंस, जो सेपरेशन है, उस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तुम अगर देखोगे तो निगेटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का दूरी जो है, एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का दूरी, वो बड़ा है। मतलब आर प्लस ए जो है, ये मेरा बड़ा हो रहा है आर माइनस ए से। और अगर ऐसा है तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा E1, वो छोटा हो जाएगा फ्रॉम E2 से। समझ में आ रहा है? और जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास वो आएगा E2 माइनस E1, और जिसका डायरेक्शन जो है वो E2 के डायरेक्शन में होगा, E2 के डायरेक्शन में। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया बात ना? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि as E1 and E2 are collinear vector acting in opposite direction and E2 is greater than E1, therefore the resultant intensity E at point P will be E2 minus E1, जैसा मैंने पीछे समझाया। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, लिखेंगे E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये वैल्यू हमने कहाँ से लाया? इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो तुम यहाँ लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इस वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचता है 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेना है। फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब जरा तुम ध्यान करो कि इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको एक कॉमन ब्रैकेट में डाल के दोनों के उसको ऊपर स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और जैसा कि तुम एलसीएम लिए हो, तो एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर आर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें क्या फायदा होने वाला है। यहाँ हो गया आर माइनस ए, यहाँ हो गया आर प्लस ए, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा ही होता है क्या? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपने पास डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक स्क्वायर लगा हुआ है। समझ में आया? बढ़िया ना? ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पर जो ये r प्लस ए का स्क्वायर है और r माइनस ए का स्क्वायर, इस पूरे को हम x मान सकते हैं क्या, और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो अगर हम r प्लस ए को x माने और r माइनस वाई को, सॉरी r माइनस ए को y मान लें, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या होता है, यहाँ इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना? और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है कि नहीं? है ना? तो सेम वही यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए माइनस, इस वैल्यू को माइनस लगाना होगा आगे, यानी यहाँ आर माइनस में हो जाएगा, और माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ए हो जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू हो गया मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करके अब यहाँ क्या करना, ए, ये पूरा जो एक्स है, एक्स प्लस वाई कर देना इसके तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए प्लस आर, और ये माइनस ए हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा? देखो, इसको करने के लिए तो हम होल स्क्वायर करके ओपन करके भी कर सकते थे, ऐसे मुझे आसान लगता है। ठीक है, तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब तुम यहाँ डायरेक्ट लिख लो, देखो क्या क्या हो रहा है। ये आर से आर यहाँ कैंसिल हो रहा है, और यहाँ ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, और साथ में 2r आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2a और 2r को मल्टीप्लाई कर लो, और इससे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया बात, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब अगर हम चाहें तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है Q अपॉन, तो ये जो 4 है, 4 जो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, Q इंटू 2a, ठीक है, और 2r अलग कर लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो Q इंटू टू है, इसे हम क्या बना सकते हैं, याद करो पीछे, Q इंटू टू ए क्या होता है, डायपोल मोमेंट था ना, Q इंटू टू ए, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इंटू 2r, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब एक चीज को समझना, जैसा कि हमें पता है कि ये जो 2a, ये जो सेपरेशन है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा जो ये डिस्टेंस है ना, ये आर लेंथ जो है, ये 2a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब 2a इज वेरी वेरी लेस देन आर। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a तो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे केस में a वेरी वेरी लेस देन आर, तो ए को यहाँ से डायरेक्ट गायब कर देंगे। अगर डायरेक्ट हम गायब करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल पी इंटू टू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का पावर 2, यानी आर का पावर 4, और अगर यहाँ से एक आर और इससे 4 हटाते हो तो यहाँ पर आ जाता है 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। क्लियर है ना, तो यहां से हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसे मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल ई नेट, ई नेट इज इक्वल 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और अगर तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू, अब तुम इसका डायरेक्शन अगर देखोगे तो इसका नेट डायरेक्शन किधर बनेगा, इसका ई नेट का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ई नेट, है ना, इसी डायरेक्शन में। और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन अपने पास होता है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, यानी सेम टू डायपोल मोमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे ई नेट बराबर 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूबिक। और तुम यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट का, उससे क्यूबिकली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्यूब पर। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूबिक। क्लियर, तो ये हमने पहला डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे डेरिवेशन की तरफ। ओके, तो ये है हमारा दूसरा डेरिवेशन। ठीक है, यहां हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो तो इसे कैसे करना है समझ लेते हैं। तो ये थ्योरी है जो तुम लिख लोगे, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास जो डाइपोल है, ये सेम वैसा ही हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये हो जाएगा प्लस क्यू। इनके बीच का लेंथ तुम्हें पता है कितना हो जाएगा, यहाँ सेंटर हो जाएगा ओ, तो इनके बीच का लेंथ मैं लिख देता हूँ 2a। सेंटर तक का जो लेंथ है वो a हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर मैं a बोलूँ, ठीक है, ये माइनस क्यू, लेट से ये माइनस क्यू, ये a हो गया, और इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूँ, और ये है तुम्हारे पास प्लस क्यू। तो a से o का लेंथ जो है
AO लेंथ, वो तुम्हारे पास हो जाएगा A विच इज इक्वल टू OB। क्लियर है ना? अब हमें यहाँ क्या कंसिडर करना होगा? कंसिडरिंग इक्वेटोरियल लाइन हम कंसिडर कर लेंगे और इस पे एक पॉइंट लेंगे जहां पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ जो है OP लेंथ, ये है R अपने पास, ठीक है? तो O से P जो लेंथ होगा, ये अपना क्या होगा? R लेंथ का होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब जैसे कि हमें फिर से वही काम करना है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा? नेगेटिव चार्ज से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्या होगा और पॉजिटिव चार्ज से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ठीक है? और दोनों को फिर रिजल्टेंट हम निकालेंगे कि रिजल्टेंट क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम देखोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? देखो, ये लाइन के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस करा दिया है, ठीक है? ये लाइन क्या है? ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है? सेंटर से पार करता है और यहाँ परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा ए से लेके पी तक का, और उसका लेंथ हमें फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ए की वजह से पी पर, पॉइंट ए पर जो मेरा जो चार्ज है -q, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमें इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एपी लेंथ चाहिए रहेगा। एपी लेंथ क्या होगा? ठीक है। तो हम एपी लेंथ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए ओ पी, ठीक है? ये लेंथ अपने पास आर है और यहाँ से यहाँ का लेंथ अपने पास ए है, ठीक है? अगर हम एपी स्क्वायर, जिसका कि हमें जरूरत है, एपी स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एपी स्क्वायर क्या बनेगा? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इतना समझ आ रहा है ना? बढ़िया। तो हम यहाँ लिखेंगे E1 वेक्टर, E1 जो है, सॉरी, E1 जो अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से है, ठीक है? E1 जिसका डायरेक्शन P टू A की तरफ है, जो तुम पीछे समझ चुके हो ये कैसे होगा। सो तो इसे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई AP का स्क्वायर, AP स्क्वायर, ठीक है? AP स्क्वायर। और इसे मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ओके, और ये किस डायरेक्शन में है? अलोंग PA। समझ में आया? बढ़िया। अब अगर तुम देखो तो यहाँ तुम क्या देखोगे कि ये जो E है ये इस लाइन के अलोंग है, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम यहाँ से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और ऐसे, तो तुम देखोगे कि ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, किसी एक्सिस की तरफ नहीं लाई कर रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो अब इसका जो दो डायरेक्शन मिलेगा, दो जो कंपोनेंट होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो एक नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये एंगल होता है थीटा। ये जो एंगल बन रहा होता है, ये एंगल थीटा होता है। अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। इतना समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। ध्यान दो इधर, इधर उधर ध्यान करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो है ये कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास E1 कॉस थीटा। ओके, और ये जो अपना है ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। इतना समझ में आया ना? वेरी नाइस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ E1 along PO, PO की तरफ का जो कंपोनेंट है वो है E1 साइन थीटा। ओके, एंड द कंपोनेंट ऑफ E1 along कौन सा डायरेक्शन? ये डायरेक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, O से लेके A, OA के डायरेक्शन में। तो OA के डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में, यानी O टू A, ये हो जाएगा अपना E1 cos थीटा। समझ आया? वेरी नाइस। अब ध्यान देते हैं हम लोग बी पर जो चार्ज है +Q, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है?
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉइंट करेंगे E2 से। समझ में आया? और उसको निकालने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए रहेगा, डिस्टेंस निकालना होगा, और यहाँ तुम देखोगे कि डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगा ये सेम आएगा, क्योंकि ये इक्वेटो ये लाइन पर ये ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़ा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ जो एंगल बनेगा ये सेम बनेगा थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्या है, ए है, और ये लेंथ भी क्या है, ए है अपने पास। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आर है, सॉरी, ये लेंथ भी आर है, तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा वो भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही बनेगा। कौन सा? ये आर हो गया और ये हो गया ए, ये ओ, ये है बी, ये है पी। तो तुम पी बी स्क्वायर यानी बीपी स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे तो ये भी तुम्हारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। अब तुम देखोगे कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन आगे की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है? ये आगे की तरफ ऐसे निकलता हुआ होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर E2 विल बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस जो है वो अपने पास BP स्क्वायर। इसे मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग बी पी, बी से पी की तरफ। क्लियर है? अब तुम देखोगे कि इसका भी दो कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन कौन सा कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट तो होगा अपने पास जो कि सीधा y एक्सिस की तरफ होगा, और दूसरा x एक्सिस की तरफ। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ये दोनों लिख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ E2 along OP, O से P की तरफ, O से P की तरफ डायरेक्टेड है ये। ठीक है, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब तुम जरा ध्यान से देखो, एक चीज तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहा, जो कि होगा, हम देखेंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। और यहाँ पर हम लिख लेंगे द कॉम्पोनेंट ऑफ E2 along। अब यहाँ जो हम कंपोनेंट लेने वाले हैं वो कौन सा है, along OA, है ना? OA, वो क्या हो जाएगा, E2, तुम यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, E2 cos थीटा। क्लियर? देखो कैसे, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ क्या, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, ये E2 है और ये है E2 sin थीटा। बात समझ में आया इतना, है ना? अब तुम जरा देखो, तो तुम क्या देखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में कोई अंतर नहीं है। ध्यान दो जरा, E1 क्या है, 1/4 पाई Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और E2 भी जो है वो सेम है। और अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी सेम होगा, है ना? अगर ये कंपोनेंट सेम होगा तो इस लाइन में ये जो ये दोनों है, तो इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दो तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2E cos थीटा, या E1 लिख सकते हैं, E1 cos थीटा, या E2 cos थीटा, जो लिखना चाहे हम लिख सकते हैं ना? समझ में आ रहा है? दोनों तो सेम ही है। क्लियर? और यहाँ पर E2 sin थीटा और E1 sin थीटा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, जिसका जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो उसके डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एम आई राइट? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है, इसे हम यहाँ लिख लेंगे पहले कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we see that E1, magnitude of E1 is equal to magnitude of E2. Therefore
E1 sin theta, E1 sin theta cancel and E2 sin theta, E1 sin theta and E2 sin theta cancel out each other, ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी ई जो निकल कर आएगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकलेगा? तो ई विल बी इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, अब क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, E विल बी इक्वल टू 2E1 cos थीटा। क्लियर? E1 की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखें तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R² प्लस A²। ठीक है, अब बात आता है cos थीटा के बारे में। तो cos थीटा क्या लिखें? तो तुम अगर यहाँ देखोगे, तुम अगर इस ट्रायंगल को देखोगे इस जगह पर, तो इस ट्रायंगल में तुम क्या पाओगे? यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है कौन सा? AOP। यहाँ थीटा ये है, ठीक है, ये लेंथ मेरे पास A है, ये लेंथ मेरे पास A। अगर हम यहाँ cos थीटा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपने पास क्या है? A है, और हाइपोटेनस क्या है? ये वाला लेंथ। और ये लेंथ का स्क्वायर हमने निकाला था, ये अंडर रूट R² प्लस ए स्क्वायर, ये बीपी का स्क्वायर या फिर एपी का स्क्वायर। बट अगर मुझे एपी निकालना हो तो वो क्या आएगा? √R² प्लस A²। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि AO डिवाइडेड बाई AP। ठीक है, यानी OA डिवाइडेड बाई AP। और अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R² प्लस A²। और यहाँ OA के जगह पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा A डिवाइडेड बाई AP के जगह पे आएगा R² प्लस A², अंडर रूट जिसे हम लिखेंगे पावर 1/2। ठीक है, और अगर इनको कंबाइन करके लिखा जाए तो E विल बी इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, 2A को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A² के पावर जो हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1/2, तो ऐड कर लेंगे तो पावर 3/2। क्लियर है? तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया ना? ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ हम क्या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 2Q इंटू 2A करेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² अपॉन A² और इस पूरे का पावर 3/2। ठीक है, अब अगर मुझे डायरेक्शन लिखना हो तो तुम जरा देखो डायरेक्शन किधर आता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर आएगा? हमने देख रखा है पीछे, ठीक है, कि यहाँ पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो इस डायरेक्शन में आ रहा था। ये मेरे पास -Q, ये मेरे पास +Q, और ये जो डायरेक्शन है मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऑपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यहाँ आगे लगेगा -4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A² का पावर 3/2। तो दिस इज योर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। समझ में आ गया ना? ठीक है, दोनों डेरिवेशन काफी आसान है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। तो फिजिक्स देखो, फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स जो है वो तो पॉसिबल है नहीं। थ्योरेटिकली हम कितना ही सीखेंगे, ठीक है, हमें इक्वेशन का तो जरूरत पड़ेगा और मैथमेटिक्स आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो बहुत ये टफ नहीं है, ये काफी आसान डेरिवेशन है दोनों ही। ठीक है,
और आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा दोनों डेरिवेशन काफी अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ में आया है तो कमेंट करके बताना जरा कि तुम्हें कैसा लगा। ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर और भी तुम्हारे पास जो डेरिवेशन आने वाला है इस सीरीज के अंदर। ठीक है। ओके।